बड़ा नुकसान है, क्योंकि जितनी पुरानी पिक्चर स्ट्रक्चर्स होते हैं, खासकर जो चूने से बने हुए हैं, जो मॉन्यूमेंट हैं, उस पर सल्फर डाइऑक्साइड का असर बहुत ज्यादा होता है। और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का असर है, ये असर उस स्ट्रक्चर्स को खराब करता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि कम से कम बाकी का सम्मान नहीं कर रहे, बाबू का तो सम्मान करिए। इसके बारे में इनका कहना है कोई हेरिटेज ये नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आर्कियोलॉजिकल चीज देखते हैं, जो देश की धरोहर है उसको नहीं देखते। और हम मर्क्यूरी की बात कर रहे थे। मैं एक लास्ट प्रश्न विनीता से पूछना चाहूंगा कि सर आपने मर्क्यूरी कैसे एनालाइज किया, और मर्क्यूरी को एनालाइज कैसे किया? आपने बिलो डिटेक्टेबल लिमिट बोला, इसका मतलब है आज की स्थिति में बहुत भाग्यशाली है कि इस एरिया में मर्क्यूरी नहीं है हवा में, ये इन्होंने किया है। और आप देख लेना प्रोजेक्ट चालू होने के बाद क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इतना ज्यादा एमिशन उनका होने वाला है मर्क्यूरी का। तो अभी हमको बताने वाले कि इन्होंने जो एनडीसी, मैं देखना चाहता हूं कि कितने सही थे। इन्होंने एक मेथड भी दी है जिससे किया। टेक्निक है सर, इसमें दिया हुआ है रिकॉर्ड में, एटॉमिक एब्सॉर्प्शन। The recovered sample are digested, Yes. and appropriate fraction are analyzed for Hg by cold vapor, atomic absorption, सर को रिकवर किया गया, कैसे रिकवर किया गया? पूरी रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा है कि कैसे रिकवर किया गया, क्योंकि हमारा मानना है कि इन्होंने एनालाइज ही नहीं किया है। लेकिन इनको मालूम है कि यहाँ कोई पावर प्लांट नहीं है, यहाँ मर्क्यूरी नहीं है, इसलिए बिलो डिटेक्टेबल लिमिट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। देखिए आपने उसको रिकवर कैसे किया, वो आपने कहीं डिस्क्राइब नहीं किया। नहीं लिखा, नाइट्रिक एसिड से करता है उसको रिकवर। रिकवर सैंपल कहां से लाया? सैंपल कहां से लाया जी? ये तो सैंपल एयर में रहता है ना सर। ये उसको कैसे कनेक्ट किया सर? फिल्टर पेपर में। फिल्टर पेपर में हाइजेस्ट करके उसके बाद लेता है। आपने फिल्टर पेपर में उसको आपने कहीं डिस्क्राइब नहीं किया है। डिस्क्राइब नहीं किया उसके बाद आपने फ्रैक्शन लिए, आपने 2 फ्रैक्शन लिए, एक PM10 फ्रैक्शन लिया और एक अबव PM10 लिया। वो PM10 का ही होता, PM10 का ही होता है, जो रेस्पिरेबल होता है वो फिल्टर पेपर। तो ये बात आप नोट करिए कि जो मर्क्यूरी उन्होंने ढूंढने गए वो सिर्फ वही मर्क्यूरी था जो रेस्पिरेबल था। रेस्पिरेबल। प्लीज नोट, ये मैं यही उत्तर आपसे चाहता था। थैंक यू। वो ठीक है, उसी में लेता है। अब कुछ अहम जानकारी आपको दे दूं। जानकारी नहीं चाहिए हमें। आज 20 तारीख है, 20 जून। 20 जून का पर्यावरण में बहुत महत्व है, क्योंकि 20 जून 1992 को हम रियो डी जेनेरो में 154 नेशंस असेंबल्ड एट रियो इन ब्राजील, और वहां पर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, एनवायरमेंट की बात की। लेकिन इसकी शुरुआत कहां हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, जब पहली बार विश्व के देशों को यह समझ में आया कि एनवायरमेंट इज एन इंटरनेशनल इशू, इट इज नॉट ए लोकल इशू एनीमोर। और वहां पर गई थी, जिसका कीनोट स्पीकर दिया था इंदिरा गांधी ने, और उन्होंने बात की थी। आज उस बात को 40 साल हो गए। 40 साल बाद हमने कोई बड़ी प्रगति नहीं की देश में। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे हैं, और हम विदर्भ में देश में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड करने वाले हैं। 20 जून 1982 हुआ था, उसके मतलब 1972, उसके 20 साल बाद 20 जून 1992 रियो में, और उसके फिर से 20 साल बाद आज हमारे प्रधानमंत्री रियो में है इसी इश्यू को डिस्कस करने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम ये मानते हैं कि भारत जो अभी तक तैयार था बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारे जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन भारत के ऊपर बोला गया था, क्योंकि विश्व, जब हमने ये मान लिया कि एनवायरमेंट एक है, विश्व एक है, तो हमने इसके साथ में जाना चाहिए। अलग अलग बहाने बना, ये जो पावर प्लांट इतने सारे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये भी हम समझ लें। 2003 में हमने पॉलिसी बना दी कि इलेक्ट्रिसिटी कोई भी जनरेट कर, कोई लाइसेंस उसको नहीं चाहिए, मगर कोई आगे सामने आया नहीं 2003 में। 2005 में हमने पॉलिसी, जिसको हम इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी, और उसमें हमने बोला कि यदि भारत को 10% ग्रोथ रेट होना